पहला प्रश्न है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? 1 नंबर ऑप्शन है बिंदुसार, 2 नंबर ऑप्शन है बिंबिसार, 3 नंबर ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो आपको बताना है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस जो प्रश्न का सही जवाब है वो है बिंबिसार। आपको याद रखना है बिंबिसार ही था जिसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी, क्योंकि बिंदुसार नहीं होगा। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार तो मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, जबकि अजातशत्रु ये बिंबिसार का ही बेटा था जिसने हत्या कर दी थी बिंबिसार की। तो ये हर्यंक वंश का पहला पितृहंता शासक था। कौन? अजातशत्रु। जबकि शिशुनाग है, इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, ठीक है। लेकिन हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। याद रखना, बिंबिसार ने ही महात्मा बुद्ध को ना कौन सा जो विहार दान में दिया था, तो महात्मा बुद्ध को इन्होंने वेलुवन विहार दान में दिया था। कौन सा? वेलुवन विहार। आपसे पूछा जाए कि कौन सा विहार दान में दिया, तो वेलुवन विहार दान में दिया था महात्मा बुद्ध को। किसने दिया था? बिंबिसार ने, जो कि हर्यंक वंश का पहला राजा था, हर्यंक वंश का संस्थापक था। इसके बाद इसका बेटा बनता है अजातशत्रु, मगध का राजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है कि किस राजा के काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यानी कि दूसरी बौद्ध संगीति किस राजा के समय आयोजित हुई थी या किसके संरक्षण में की गई थी। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, पहले प्रश्न में हमने देखा है अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है जो कि मगध का राजा बनता है बिंबिसार के बाद। तो अजातशत्रु के काल में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। 483 बिफोर क्राइस्ट बीसी में ही आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही 483 ईसा पूर्व में, जो कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी उसी में ही जो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो किया गया था कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली के चुल्लवग विहार में। तो वैशाली के चुल्लवग विहार में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय। तो याद रखना, कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का, और किस वर्ष में? 383 ईसा पूर्व में वैशाली के चुल्लवग विहार में। और इसी तरह जो हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी किसके समय? अशोक के समय, यानी कि मौर्य वंश का राजा था अशोक, उसी के समय 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसी प्रकार से जो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, और ये समय था 1 ईसा शताब्दी। तो 1 ईसा शताब्दी में आयोजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति का कश्मीर के कुंडलवन में। तो इस प्रश्न में मैंने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बता दिया है, कौन कौन सी किसके समय आयोजित हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी आयोजित, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली के चुल्लवग विहार में, और तीसरी बौद्ध संगीति मौर्य वंश के राजा अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, जबकि चौथी बौद्ध संगीति कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में एक ईस्वी शताब्दी में आयोजित की गई थी। तो ये थी दूसरे प्रश्न की पूरी व्याख्या। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा ऑप्शन है तांत्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है बेगम हज़रत महल और चौथा ऑप्शन है नाना साहब। तो इसका सही आंसर होगा बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल ने ही लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व संभाला था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, यानी कि झांसी और फिर ग्वालियर में तो ये क्या हो गई थी, लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, क्योंकि झांसी का किला अंग्रेज़ों ने इनसे जीत लिया था और झांसी से इनको भागना पड़ा था। फिर ये ग्वालियर आ गई थी और ग्वालियर में ये युद्ध में लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के समक्ष शहीद हो गई थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस जो प्रश्न का सही जवाब है वो है बेगम हज़रत महल। जबकि नाना साहब ने किया था कानपुर से, नाना साहब ने किया था कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। जबकि तांत्या टोपे थे, इन्होंने सहायता की थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, ठीक है, नाना साहब की भी सहायता की थी। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे, लेकिन उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना जो सहयोग दिया था वो क्रांतिकारियों को बड़ी मात्रा में इन्होंने सहयोग दिया था अपना, जितना हो सका था इनसे इन्होंने सहयोग दिया था अपना। तो याद रखना, इसका सही आंसर है बेगम हज़रत महल ने जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से। और कानपुर से नाना साहब ने, जबकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अवधारणा सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने प्रस्तुत की थी? पहला ऑप्शन है वराहमिहिर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहला था वह खगोल शास्त्री जिसने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। और इन्होंने ही बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जबकि वराहमिहिर की बात करें तो वराहमिहिर ने बताया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा है जो वो क्या करता है, हमारी अर्थ है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, वो चंद्रमा घूमता है। ये किसने कहा था? वराहमिहिर ने। जबकि आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन्होंने ही पाई का मान दिया था, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की अवधारणा भी दी थी। किसने? आर्यभट्ट ने। जबकि ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा था? ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि पृथ्वी है ना वो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वो व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। जबकि नागार्जुन, इन्होंने एक मत दिया था, उनका मत था शून्यवाद का। इनका मत था शून्यवाद का, जिसको माध्यमिकवाद भी बोलते हैं। तो ये नागार्जुन ने दिया था, ठीक है, नागार्जुन ने। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो नागार्जुन थे ना, इनकी एक किताब का नाम था, उस किताब का क्या नाम था, ठीक है, वो बताना आप। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या होगी कि आर्यभट्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। जबकि दूसरे ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या उनका योगदान था इतिहास में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि शुरू कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो पहला ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 को, दूसरा ऑप्शन है 19 जुलाई 1905 को, तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1905 को और चौथा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1911 को। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा कि बंगाल विभाजन के बाद जब भारत में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 16 अगस्त 1905 को। क्योंकि जब बंगाल विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन, भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कर्जन, इसने भारत का जो बंगाल प्रांत था, बंगाल का विभाजन कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उसी के विरोध में ही भारत में जो इधर पूर्वी भारत है, हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पर हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का जो चलाने का निर्णय किया गया था वो किया गया था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक रखी गई। उसी में ही बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया और उसी के तहत ही 16 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। जबकि बात करें 19 जुलाई 1905 की, तो 19 जुलाई 1905 को तो लागू हुआ था, क्या लागू हुआ था? बंगाल का विभाजन लागू हो गया था, बंग भंग जिसको बोलते हैं, बंग भंग लागू हो गया था। जबकि 16 अगस्त जिस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हो चुकी थी,
बंगाल विभाजन लागू हो गया था। हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई थी, जबकि लागू हो गया था 16 अगस्त, और उसी दिन ही स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो चुका था। तो ये इस सवाल का जवाब है, जो कि है 16 अगस्त 1905 को। और इसी के बाद ही जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, वो किया गया था 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में, क्योंकि जब दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया तो उसी के तहत ही दिल्ली को भारत की क्या बना दिया, नई राजधानी बना दिया गया था। क्योंकि पहले राजधानी होती थी कलकत्ता, अब क्या कर दी, दिल्ली, और बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाता है इस दिल्ली दरबार में। तो ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने व्याख्या सहित बताए हैं। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।